दोस्तों, मैं मध्य प्रदेश से आता हूँ। मध्य प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें सबसे ज़्यादा वनवासी या आप कहें ट्राइबल लोगों की जनसंख्या है। इस समय भारत के अंदर हाईएस्ट नंबर ऑफ ट्राइबल्स जहाँ रहते हैं वो मध्य प्रदेश है। इस मध्य प्रदेश के अंदर ट्राइबल्स के बीच में जब मैं घूमने निकला तो एक थ्योरी है जो ट्राइबल्स के बीच में घूम रही है। ट्राइबल्स के बीच में जब वो थ्योरी मुझे पता चली तो उसके बाद पता चला वही थ्योरी गांव वालों के बीच में, दलितों के बीच में, SC/STs के बीच में भी घूम रही है। उसके बाद दोस्तों, जब मैंने साउथ इंडिया के दोस्तों से कंफर्म करना चाहा तो दक्षिण भारत के लोगों में भी ये थ्योरी घूम रही है। अब हम बात करते हैं ये थ्योरी या ये कहानी क्या है। ये कहानी ये है दोस्तों कि जो ब्राह्मण हैं, जो अपर कास्ट हैं, जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, ये बाहर से आए हैं और बाहर से आकर इन लोगों ने यहाँ के मूल निवासियों पर कब्जा कर लिया। तो ये लोग गोरे हैं, इनकी आंखें कंची हैं और ये सारे लोग जो हैं ये यूरोपियंस के वंशज हैं। ये लोग यहाँ पर आए और सदियों पहले इन लोगों ने यहाँ के जो मूल निवासी थे, जो यहाँ राज करते थे, उनको मार मार कर उनको गुलाम बना लिया, उनको पीछे धकेल दिया और धकेलते धकेलते इतने पीछे धकेल दिया कि वो लोग दक्षिण भारत में आकर बस गए, कुछ जंगलों में बस गए। तो वही लोग आदिवासी हैं, वही लोग दलित हैं, वही लोग द्रविड़ हैं और इन लोगों ने जो बाहर से आए थे विदेशी लुटेरे, इनने इनके ऊपर राज किया और राज करने के साथ ही इन्हीं लोगों ने अपनी अपनी सभ्यता विकसित की, जिसको हम बोलते हैं आर्यन सिविलाइजेशन। और इन्हीं लोगों ने क्या किया, संस्कृत बनाई, वेदों की रचना की, पुराणों की रचना की, उपनिषदों की रचना की और इन्हीं लोगों ने ये सारा का सारा इंडियन कल्चर और हिंदू कल्चर डेवलप किया। तो इससे यदि छुटकारा पाने का कोई तरीका है तो वो तरीका ये है कि हिंदू धर्म को छोड़ दिया जाए। हिंदू धर्म में जब तक आप रहेंगे तब तक आप आर्यंस के गुलाम रहेंगे या ब्राह्मणों के गुलाम रहेंगे या अपर कास्ट के गुलाम रहेंगे। ऐसी एक थ्योरी आदिवासियों में, दलितों में, SC/STs में और द्रविड़ मतलब दक्षिण भारत के लोगों में फैल रही है। तो जब मैंने इस थ्योरी के बारे में जानना चाहा कि ये थ्योरी सच है या नहीं, तो कई सारे वीडियोस इंटरनेट पर मुझे मिल गए, कई सारी अंग्रेज़ों की किताबें, वामपंथियों की किताबें मुझे मिल गई। फिर भी मैंने सच जानना चाहा कि असल में सच है क्या। तो इस थ्योरी को दोस्तों कहते हैं आर्यन इन्वेजन थ्योरी। आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो बाद में जाकर आर्यन माइग्रेशन थ्योरी हो गई है, ये वो थ्योरी है। तो आज हम जानेंगे कि क्या सच में कोई आर्य नाम की जाति थी जो कि बाहर से आई और आकर इसने भारत के ऊपर हमला किया और हमला करने के बाद लोगों को गुलाम बनाकर पीछे धकेल दिया और आज भी उस जाति के लोग लोगों को गुलाम बनाए हुए हैं। क्या ये थ्योरी सच है, क्या ये थ्योरी झूठ है, इस बारे में दोस्तों हम लोग आज सर्च करेंगे और इस वीडियो के अंदर जवाब देंगे। तो कई दिनों तक मैंने कई सारी किताबें पढ़ी, अंग्रेज़ों के दस्तावेज खंगाले और उसके साथ साथ कई सारे भारतीयों की भी किताबें पढ़ी। इसमें वामपंथियों की किताबें भी पढ़ी, राइट विंग वाले लोगों की किताबें भी पढ़ी, अंग्रेज़ों की किताबें भी पढ़ी और गांधीवादी लोगों की किताबें भी पढ़ी। इसके बाद जाकर जो निष्कर्ष पर मैं पहुंचा हूं वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं। मेरा नाम है शुभम वर्मा और आपका स्वागत है हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में। हिस्ट्री ऑफ थिंग्स में आज हम एक ऐसा चैप्टर खोलने जा रहे हैं जिसके ऊपर सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया का इतिहास टिका हुआ है। पूरी दुनिया का इतिहास चरमरा कर गिर जाएगा यदि ये थ्योरी कहीं पर प्रूव या डिसप्रूव हो जाती है तो। जी हाँ दोस्तों, इसका नाम है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, जो कि आज हो चुकी है आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। अब हम इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले यदि मैं इतिहास पर जाऊं तो इतिहास के अंदर सबसे पुराना ग्रंथ जो है दोस्तों वो ऋग्वेद है दुनिया में। और ऋग्वेद के अंदर आर्य नाम का शब्द कहाँ पर आया है ये मैंने ढूंढने का प्रयास किया। तो दोस्तों, आर्य नाम का शब्द मैंने ढूंढने का प्रयास क्यों किया ये बात मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आर्यन इन्वेजन थ्योरी जो थी वो आर्यन इन्वेजन थ्योरी में आर्य शब्द आया है। तो मुझे लगा कि यदि कोई आर्य नाम की सभ्यता है, आर्य नाम की संस्कृति है, आर्य नाम की जनजाति है, तो उसने कभी भी ना कभी भारत पर यदि हमला किया है तो वो आर्य नाम की जनजाति या सभ्यता या संस्कृति के बारे में कहीं तो जिक्र होगा। पूरी दुनिया की किताबों में दोस्तों, हमारे सारे वैदिक पीरियड ले लो, ब्राह्मणिक पीरियड ले लो, उपनिषद वाला पीरियड ले लो, पुराणों का पीरियड ले लो, उसके बाद जो मुग़ल आए, मुग़ल वाले समय का भी पीरियड ले लो, इस समय तक कहीं कोई आर्य नाम की जाति का जिक्र नहीं है।
ऋग्वेद के अंदर यदि आप जाते हो तो आर्य इज इक्वल टू नोबल, नोबल मतलब पवित्र पुरुष या श्रेष्ठ पुरुष, इस तरह की व्याख्या ऋग्वेद के अंदर है। महाभारत के अंदर यदि आप जाएंगे तो महाभारत में भी श्री कृष्ण अर्जुन को आर्य कहकर पुकार रहे हैं, जो अच्छे काम कर रहे हैं उनको आर्य कहकर पुकार रहे हैं। रामायण के अंदर भी यदि आप जाएंगे तो रामायण के अंदर इवन जो रावण है वो रावण भी अपने आप को आर्य कहकर पुकार रहा है। और जब उसका सारथी रहता है, जो वो एक समय में जब रावण युद्ध में हारने लगता है तो सारथी उसे बचाकर वापस लंका ले जाता है, तो उस समय रावण उससे बोलता है कि कैसा अनार्यों वाला कार्य तुमने किया है। तो उस समय इस बात से ये सिद्ध होता है कि रावण भी अपने आप को आर्य मान रहा है। तो कई सारे लोग ये थ्योरी देते हैं कि रावण तो आर्य नहीं है, द्रविड़ों का राजा है, और रावण जो है वो दलितों का राजा है, जबकि असल में रावण खुद बोल रहा है कि वो जो है आर्य मतलब श्रेष्ठ लोगों का, जो नोबल पुरुष का जो गुण होता है, उस सेंस में रावण आर्य को यूज कर रहा है। तो एक बात तो इससे क्लियर होती है कि आर्य शब्द का अर्थ भारतीय भाषाओं के अंदर कहीं पर भी कोई जाति या रेस के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, वो श्रेष्ठ लोगों के लिए प्रयुक्त हुआ है। वो एक ही परिवार में जैसे दुर्योधन है, अर्जुन है, तो दुर्योधन के लिए आर्य यूज नहीं होगा, अर्जुन के लिए आर्य यूज हुआ है, श्री राम के लिए आर्य यूज हुआ है। तो इस तरह से आर्य शब्द का पवित्र या नोबल की तरह से यूज हुआ है। तो आर्य नाम की सभ्यता, जाति या जनजाति कहीं दिखाई नहीं देती। फिर दोस्तों मैंने सोचा जब आर्य नाम का कुछ नहीं है तो ये आर्यन द्रविड़ थ्योरी बोलते हैं, तो द्रविड़ का अर्थ क्या है? तो दोस्तों द्रविड़ का अर्थ पता करते सुब्रमण्यम स्वामी जी का एक लेक्चर मिलता है, उसके अलावा और सारा साहित्य भी मिलता है। तो जब मैंने उसको सुना, उसको पढ़ा, तो पता चला एक शब्द है जो शंकराचार्य के समय में प्रयोग हुआ है, वो है त्रविद। तो वो द्रविड़ नहीं है, त्रविद है। विद का अर्थ उसमें है पानी। तो 3 जगह से जो पानी से घिरा हुआ क्षेत्र है वो है द्रविड़। तो उसी को बाद में अंग्रेजों ने द्रविड़ कर दिया। तो असल में जो दक्षिण भारत का क्षेत्र है हमारे यहाँ, वो पानी से घिरा हुआ, 3 जगह से पानी से घिरा हुआ है, इसलिए उसको त्रविद बोलते हैं। हम सभी जानते हैं त्र मतलब 3 होता है, उसको बाद में द्रविड़ से कंफ्यूज किया गया। सबसे पहले यह शब्द जो प्रयुक्त हुआ है वो आदि शंकराचार्य के समय में ही प्रयुक्त हुआ है। तो दोस्तों इसका भी मतलब कोई जाति या सभ्यता नहीं हुआ। तो फिर कैसे ये लोगों के बीच में धारणाएं बनाई जा रही हैं, कैसे आदिवासियों के बीच में सारा भाव आ रहा है, इस बारे में आज हम बात करेंगे। तो जब मैंने और ज़्यादा रिसर्च करना चाहा, रिसर्च करके ढूंढा, तो दोस्तों सबसे पहले मैंने ये पता करना चाहा कि आर्यन इन्वेजन की बात हो रही है, आर्यन माइग्रेशन की बात हो रही है, तो ये आर्यन रेसेस की बात हो रही है। तो आर्यन शब्द सबसे पहले किसने प्रयोग किया, इस सेंस में कि वो कोई रेस थी या कोई जाति थी। तो दोस्तों पता चलता है कि 1850 में मैक्स मूलर नाम के व्यक्ति ने ये शब्द सबसे पहले प्रयोग किया। अब दोस्तों मैंने पता करने की कोशिश की मैक्स मूलर ने ये कहाँ से लाया। तो पता चला कि मैक्स मूलर जो था वो संस्कृत का बहुत बड़ा ज्ञाता था। उसने संस्कृत बहुत ज़्यादा पढ़ी थी और संस्कृत की चीज़ों को बहुत ज़्यादा एडमायर करता था। उसके बाद कई वर्षों तक वो संस्कृत पढ़ने के बाद उसने यूनिवर्सिटीज़ में इंटरव्यू दिए, तो उसको कई यूनिवर्सिटीज़ से बाहर कर दिया गया। बहुत गरीबी में वो रहा और बेरोज़गारी में वो चला गया। उसके बाद अचानक से जब वो इतनी बेरोज़गारी गरीबी में था तो ब्रिटेन ने उसको जॉब दे दी। जब ब्रिटेन का शासन भारत पर था, हम सभी जानते हैं, और ब्रिटेन ने उसको जॉब दी। और ब्रिटेन ने जॉब देने के बाद उसको किसी पर्टिकुलर काम में लगाया। और ये काम क्या था दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। मैक्स मूलर ने अपनी पत्नी को लिखे हुए एक लेटर में कहा है, जी हाँ, इंडिया टुडे में भी इसका जिक्र है, जो एक वेबसाइट है हमारे यहाँ न्यूज़ की। इसके अलावा काफ़ी सारी जगह पर आर्काइव्स में ये लेटर है, तो ये सबूतों के साथ मैं आपको बता रहा हूँ। एक लेटर है जो कि उसने अपनी पत्नी को लिखा था। उसके अंदर उसने क्लियर कट ये लिखा है कि मैं अंग्रेज़ों के लिए ये सारा डिस्टॉर्शन भारत के शास्त्रों में और भारत के इतिहास में कर रहा हूँ। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के अंदर यदि मैं आपको बताऊं क्या लिखा हुआ है, तो अकॉर्डिंग टू ए लेटर विच मूलर रोट टू हिज वाइफ, इट हैज़ बीन रिवील्ड दैट ही वॉज स्पेशली एम्प्लॉयड टू ट्रांसलेट द वेदास इन सच ए वे दैट द हिंदूज लूज फेथ इन देम। मतलब हिंदुओं का वेदों पर से विश्वास उठाने के लिए उसने वेदों को इस तरह से गलत ट्रांसलेट किया। इसके बाद लिखा हुआ है दोस्तों, ही वॉज वेरी क्वालिफाइड इन संस्कृत। इट वॉज ऑल्सो द टाइम when even Indians did not understand the language very well. His defeat at 1860 election for the Borden professorship of Sanskrit was very disappointing for him. According to him, his German birth and lack of practical first-hand knowledge of India went against him.
तो इसके बाद उसको ऑक्सफोर्ड में प्रोफेसर ऑफ कंपैरेटिव फिलोलॉजी की पोजीशन दी गई, जो कि सिर्फ उसी के लिए क्रिएट की गई थी, और फिर वो मरते दम तक वहाँ रहा। जी हाँ दोस्तों, इस आदमी ने जैसा कि खुद कहा है कि इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस इंडिया के अंदर आकर घूमकर चीज़ों को सीखने में नहीं रहा है। इसने जर्मनी में रहते हुए संस्कृत सीखी और उसके आधार पर जॉब पाने की कोशिश की। जब वो नहीं मिली तो ये फ्रस्ट्रेट हो गया। उसके बाद अंग्रेज़ों के साथ मिलकर इसने एक षड्यंत्र के तहत भारत का उल्टा सीधा इतिहास लिखा। अब मैं ये बताता हूँ कि अंग्रेज़ों ने ऐसा क्यों किया। तो दोस्तों, अंग्रेज़ों का जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक ब्रिटिश एम्पायर था जिसका पूरी दुनिया पर अंग्रेज़ों का राज था। तो पूरी दुनिया पर जब अंग्रेज़ों का राज हो गया था, उस समय अंग्रेज़ों ने कई सारे इतिहास में झूठ गढ़े थे कि हम सबसे श्रेष्ठ सभ्यता हैं, हमने ही दुनिया को टेक्नोलॉजी दी, हमने ही भाषा दी, हम ही लोगों को सिविलाइज कर रहे हैं। इस तरह की सारी बातें अंग्रेज़ करते थे। तो उसी समय क्या हुआ दोस्तों, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते साइंस डेवलप होने लगा। साइंस डेवलप कर होते 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 क्या हुआ दोस्तों, आर्कियोलॉजी वगैरह की चीज़ें डेवलप हुई और कई सारी चीज़ें खुदाई में, और कई सारे जैसे कि मैंने आपको बताया ऋग्वेद जो है, इस तरह की चीज़ें मिलने लगी जो सबसे प्राचीन सभ्यता की ओर इशारा करने लगी। तो जब सबसे प्राचीन सभ्यता की ओर इशारा होने लगा तो अंग्रेज़ों को ये समझ में आ गया कि भारत जो है, भारत दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। सबसे पुरानी भाषा भी संस्कृत निकल कर आ रही थी, देवनागरी निकल कर आ रही थी, लिपि में सबसे पुरानी। तो इस तरह से भारत का काफ़ी सारा साहित्य ये बता रहा था कि ये दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे श्रेष्ठ सभ्यता है। अब यदि ये वाला सच दुनिया के सामने पहुंच जाता तो ब्रिटिश जो है उनकी पूरी दुनिया में किरकिरी हो जाती और सारी दुनिया भारत की तरफ देखने लगती। तो ब्रिटिश ने उस समय ये सोचा कि यदि भारत को गुलाम बनाए रखना है तो भारतीयों से भारत का इतिहास छुपाना है, और ना सिर्फ भारतीयों से बल्कि सारी दुनिया की कॉलोनीज से ये इतिहास छुपाना पड़ेगा कि दुनिया की सबसे सिविलाइज्ड कंट्री, सबसे डेवलप्ड कंट्री ब्रिटेन नहीं कोई दूसरी है। तो ब्रिटेन उस समय परेशान हो गया था जब ये चीज़ें ब्रिटेन के ही आर्कियोलॉजिस्ट निकालने लगे थे ढूंढकर, कई सारे लोग ढूंढने लगे थे। तो उस समय ब्रिटेन के लोगों ने और क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने स्पेशली, क्योंकि क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने जो फैला रखा था कि जिसके पहले डार्क एज थी और डार्क एज के बाद गोल्डन एज आई है, तो उसके पहले कुछ भी डेवलप नहीं था, वो सारा का सारा मिथक सिद्ध हो रहा था। क्योंकि भारत में सदियों से दोस्तों, यदि हम वैदिक पीरियड को भी हटा दें, रामायण महाभारत को भी हटा दें, उसके बाद भी आपको गुप्ता पीरियड मिलता है, चंद्रगुप्त मौर्य वाला पीरियड मिलता है, जब भारत सोने की चिड़िया था और भारत में कई सारे लोग जैसे कि विक्रमादित्य हैं, वाराहमेर हैं, आर्यभट्ट हैं, भास्कराचार्य हैं, तो कई सारी चीज़ें डेवलप्ड भारत के अंदर निकल कर आ रही थी, जिससे कि उनका फेथ भी हिल रहा था। उनको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो हमारे लोग भी भारत में आकर भारत के धर्म को अपना लें या हमारा धर्म चरमरा कर गिर जाए। तो इसलिए दोस्तों, जो उन लोगों ने झूठ गढ़ा था कि पहले डार्क एज थी, हमारे बाद डेवलपमेंट हुआ, हमारे बाद जो है दुनिया सिविलाइज्ड हुई या हम सिविलाइज्ड कर रहे हैं, उसको बचाने के लिए उनको कुछ करना था। तो करना था तो अब दुनिया भर में संस्कृत का रिसर्च हो रहा था और अंग्रेज़ों के काबू में, जैसा कि हम जानते हैं, फ्रेंच, डच और जर्मन नहीं थे, उनकी अलग कॉलोनीज थी। तो वो लोग भी संस्कृत का रिसर्च ढूंढने निकल गए थे। तो उन सबको भी ये बातें पता चल रही थी। तो जो ब्रिटिश रेस थी, ब्रिटिश नहीं, मुझे उसे यूरोपियन रेस कहना चाहिए, उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर लोग थे। उन लोगों के मन में ये आया कि हमें कुछ ना कुछ तो ऐसी थ्योरी देनी पड़ेगी जिससे दुनिया में ये सिद्ध हो जाए कि हम श्रेष्ठ हैं। तो इसके लिए दोस्तों उन लोगों ने ये थ्योरी गढ़ी, और ये थ्योरी गढ़ने के बाद आर्यन रेस के बारे में उन लोगों ने बात की कि एक आर्यन नाम की रेस थी जो यूरोप के अंदर रहती थी, और यूरोप के अंदर से वो रेस धीरे धीरे सदियों पहले जब सूखा पड़ा, ये सब हुआ, तो वहाँ से चलते चलते आगे आई और उसने फिर गैंगेटिक प्लेन्स पर आई, फिर मतलब सिंध के रास्ते से पाकिस्तान रूट से आते आते उसी ने सारा डेवलप किया, उसी ने सारी सभ्यताएँ डेवलप की, उसी ने वेद रचे, उपनिषद रचे, उसी ने सारी डेवलपमेंट यहाँ पर किया, और सारा सनातन कल्चर जो है वो उन्हीं रेस का है। और उन लोगों ने, क्योंकि अब थ्योरी जब ये दे दी है कि बाहर से कोई आ रहा है, तो थ्योरी में ये भी बताना पड़ेगा कि यहाँ के लोगों का क्या हुआ। तो इन्होंने ये बोल दिया कि उन लोगों ने यहाँ के लोगों को गुलाम बना लिया और उनको मार पीट कर पीछे हटा दिया। तो दोस्तों, ये सारी की सारी थ्योरी जो है बिना किसी प्रूफ के गढ़ दी गई, और इसको सबसे पहले 1850 के अंदर मैक्स मुलर ने अपनी किताब में लिख दिया। अब दोस्तों, कई बार होता है, आज भी हम देखते हैं कि पहले हिस्टोरिकल एविडेंसेस देखे जाते हैं, पहले कुछ देखा जाता है जैसे कि रिटन एविडेंसेस, पहले आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस देखे जाते हैं, डीएनए एविडेंस, कई सारे एविडेंसेस आते हैं। उन सब के आधार पर कुछ सच निकलता है और फिर थ्योरी दी जाती है। आर्यन इन्वेजन थ्योरी, या सॉरी
आर्यन थ्योरी जो थी, आर्यन रेस थ्योरी जो मैक्स मूलर ने दी थी, वो थ्योरी दुनिया की एकमात्र ऐसी थ्योरी थी जिसमें थ्योरी पहले आ गई और प्रूफ बाद में आ रहे थे। मतलब उनने थ्योरी पहले दे दी, अब उस थ्योरी को सच करने के लिए वो प्रूफ ढूंढना शुरू हो गए। मगर दोस्तों मैक्स मूलर जो था उसने भी ये लिख दिया था कि वहाँ से वो लोग आए तो उसका मोटिव ये था कि सुपीरियरिटी उनकी सिद्ध हो जाए, लेकिन उसका मोटिव ये नहीं था कि भारतीयों को इन्फीरियर सिद्ध कर दें। वो ये बोलना चाह रहा था और यूरोपियंस भी ये बोलना चाह रहे थे कि आप जो भारतीय हो वो हमारी ही संतान हो, तो हमने आकर आपके ऊपर राज किया है तो गलत नहीं किया, हम एक ही वंश के हैं। तो इस तरह की थ्योरी थी। मगर धीरे 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 करते 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 क्या हुआ दोस्तों, मैक्स मूलर के हाथ से भी चीज़ें निकल गई। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा और रिसर्च करने के बाद मैंने एक नाम निकाला। तो एक व्यक्ति था जिसका नाम था मॉर्टिमर व्हीलर। मॉर्टिमर व्हीलर के हाथ में कई सारी चीज़ें आ गई बाद में। मॉर्टिमर व्हीलर के बारे में अभी मैं थोड़ा सा एक संक्षेप में परिचय दे देता हूँ कि मॉर्टिमर व्हीलर ब्रिटिश आर्मी में जो है मेजर रहा है और ब्रिगेडियर रहा था। उसके बाद वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी उनके लिए लड़ा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय भी वो ब्रिगेडियर रहकर उनके लिए लड़ा। बीच में उसने कुछ लोगों को, आर्कियोलॉजिस्ट को देख लिया और उसका आर्कियोलॉजी में इंटरेस्ट जाग गया। अब इस नाम को याद रखिएगा, इस नाम को मैं आगे की कहानी में लाने वाला हूँ। अभी हम चल रहे थे मैक्स मूलर के ऊपर कि मैक्स मूलर ने ये थ्योरी गढ़ दी। अब यही थ्योरी धीरे 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 आगे जाते जाते आर्यन इन्वेजन बन गई और लोग ये बोलने लगे कि आर्यों का इन्वेजन हुआ था, उन्होंने हमले किए थे और ये सारा का सारा चलने लगा। ये कब तक चला दोस्तों, 1850 में इसने ये थ्योरी गढ़ी। 1850 में थ्योरी गढ़ने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने इस थ्योरी को यूज़ किया। जैसे कि मैं आपको कुछ नाम बताना चाहूँगा। 1880 के अंदर ये थ्योरी हाईजैक कर ली एक ऐसे व्यक्ति ने जो बहुत ही ज़्यादा रेसिस्ट था, जिसका नाम मैं आपको बताना चाहूँगा, हर्बर्ट होप राइजले। जी हाँ दोस्तों, H राइजले। इस आदमी का नाम आपने सुना होगा, इसी आदमी ने भारत में पहला सेंसस करवाया था। तो H राइजले जो था, उस आदमी ने रेशो और विड्थ का नाक की, मतलब नोज की रेशो हाइट और विड्थ के हिसाब से नापकर ये तय कर दिया कि भारत में आर्यन और द्रविड़ हैं। ये मतलब जिसकी नाक का रेशो इतना है वो आर्य है, जिसकी नाक का रेशो बड़ा है वो द्रविड़ है, और इस तरह से उसने 7 जातियां भी डिवाइड कर दी भारत में। तो ये बिल्कुल ही एक बेवकूफ़ीपूर्ण थ्योरी थी जिसमें नाक के आधार पर उसने साइज़ के आधार पर, रंग के आधार पर वहाँ पर पूरा का पूरा एक नई थ्योरी कर दी। और उसमें बेस किसको बनाया, जिस थ्योरी का खुद का कोई बेस नहीं था, मैक्स मूलर की आर्यन इन्वेजन को। और उसने बोल दिया कि आर्यों ने इन्वेड किया था, और इसने एक नया शब्द यहाँ पर क्रिएट कर दिया कि द्रविड़। अब जिनकी नाक बड़ी है या जिनकी नाक एक पर्टिकुलर साइज़ की है वो द्रविड़ हैं, वो पीछे हैं। जिनकी नाक एक पर्टिकुलर साइज़ की है वो आर्यन है, वो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं। और आर्यन और द्रविड़ इस तरह से अलग अलग हैं। आर्यों ने हमला किया था और द्रविड़ों को पीछे धकेल दिया। तो इस तरह की एक थ्योरी डिवाइड एंड रूल करने के लिए इंडिया में उसने रची, क्योंकि 1857 में हम जानते हैं क्रांति हो गई थी, उससे अंग्रेज डरे हुए थे। तो इसके लिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी में कई तरह से भारत को डिवाइड किया गया। उसमें राइजले ने ये थ्योरी इंटेंशनली गढ़ी। इसके बारे में यदि मैं और आपको बताना चाहूँ तो ट्रॉटमैन ने 1997 में लिखा है और वॉल्श ने 2011 में इस बारे में लिखा है। इसके अलावा रेफरेंसेस के बाद में और आगे जाता हूँ कि मैक्स मूलर को भी ये थ्योरी के बारे में पढ़कर बुरा लगा। मैक्स मूलर बहुत ही दुखी हुआ इस इंटरप्रिटेशन के बाद, और उसने लेटर मतलब बाद में अपने सभी राइटिंग्स के अंदर आर्यन वर्ड को यूज़ करना बहुत कम कर दिया, लिमिट कर दिया। क्योंकि उसका भी जो मोटिव है वो एक किताब में लिखता है कि मेरा मोटिव ये था कि ब्रिटिश और जो यूरोपियंस हैं उनको आर्यन रेस बता देंगे तो ये इंडियंस में को भी आर्यन रेस बता दिया जाएगा, और इससे दोनों के बीच में एक मिलनसार व्यवहार हो जाएगा। तो क्रांतियाँ वगैरह नहीं होंगी और इंडियंस एक्सेप्ट कर लेंगे यूरोपियंस को अपना सुपीरियर। तो ये उसका मोटिव था। लेकिन जब उसको पता चला कि आर्यन द्रविड़ में डिवाइड कर दिया है और आपस में लड़ाने का काम हो रहा है, तो मैक्स मूलर भी इससे खफा था। और इस बात की यदि मैं आपको प्रूफ और रेफरेंसेस बताना चाहूँ तो रेफरेंसेस के अंदर मैकगेच नाम के व्यक्ति की किताब है 2015 की। जी हाँ, मैकगेच की किताब है 2015 की। इसके अलावा एफ मैक्स मूलर बायोग्राफीज ऑफ वर्ड्स एंड द होम ऑफ द आर्यंस, ये 1888 की किताब है, केजिंगर पब्लिशिंग की, रीप्रिंट हुई है 2004 में। तो इस तरह से इन किताबों के अंदर मैक्स मूलर का भी कुछ कुछ जिक्र आता है, क्योंकि मैंने आपको जैसा कि बताया 1880 में राइजले ने ये चेंजेस किए। 1888 के अंदर मैक्स मूलर ये बोल रहा है कि वो इस चेंजेस से बहुत दुखी है कि ये लोग ज़बरदस्ती
उल्टा सीधा कुछ भी कर रहे हैं। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इन लोगों ने किस तरह की मूर्खतापूर्ण थ्योरियां देना शुरू करी, क्योंकि ये बात सच सिद्ध नहीं हो रही थी, इनके पास सबूत नहीं आ रहे थे इस चीज़ के। तो इन लोगों ने बोला कि सीरिया जो है, सीरिया की भाषा जो है वो भारतीयों से मिलती है, तो सीरिया वाले लोगों ने यहाँ पर इन्वेट किया होगा। फिर इन लोगों ने बोलना शुरू करा ईरान जो है, ईरान के अंदर जो अवेस्ता नाम का उनका ग्रंथ है पारसियों का, उसके अंदर कुछ देवताओं का जिक्र आता है, इंद्र का आता है या सोम का आता है, तो इस तरह से जो जिक्र आ रहा है असुर का आता है। तो उसके कारण उन लोगों ने कहा कि ये जो लैंग्वेज है ये इंडो आर्यन लैंग्वेज है, इंडो ईरानियन लैंग्वेज है, और ये संस्कृत जो है वो यहाँ से डेवलप हुई है। फिर एक थ्योरी दी कि ईरान से आर्यंस चलकर यहाँ पर आए हैं, कभी बोल रहे थे यूरोप से आए हैं, कभी बोलने लगे थे ईरान से आए हैं, कभी बोलने लगे थे सीरिया से आए हैं, और कुछ लोग बोलने लगे थे रशिया से आए हैं। तो इस तरह का एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था, और इन सब के बीच में ही मतलब कोई सामंजस्य नहीं था। इस तरह की एक फेक थ्योरी ये बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन एविडेंसेस जो आते जा रहे थे उसके आधार पर ये थ्योरी फ्लॉप होती जा रही थी। इसके बाद दोस्तों आगे मैंने एक और चीज़ ढूंढी जो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगी, उस के बारे में आप लोगों को अभी बताना चाहूँगा कि उस थ्योरी के अंदर क्या है। जी हाँ दोस्तों, 20th सेंचुरी तक ये सारा का सारा इन लोगों का झूठ जो था वो चलता रहा। अब ये झूठ कैसे पकड़ाया सारा का सारा आर्यन इन्वेजन का, मैं आपको बताता हूँ। इन्हीं के लोगों ने, जी हाँ, इन्हीं के लोगों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने जब और ज़्यादा एक्सकेवेशन करना शुरू किया, तो एक्सकेवेशन ऑफ हड़प्पा, मोहनजोदारो एंड लोथल साइट्स एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब इनका एक्सकेवेशन होना शुरू हुआ तो क्लियर कट ये दिखाई देने लगा। 1920 के अंदर दोस्तों ये हुआ, तो इसके अंदर ये क्लियर कट दिखाई देने लगा कि जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस हैं वो ये बता रहे हैं कि ये जो आर्यंस की जो डेट्स बता रहे थे, आर्यन ने इन्वेट किया और डेवलप किया, उसके पहले की डेट से कई सारे डेवलप्ड शहर इंडिया में निकल कर आ रहे हैं, कई सारी सभ्यताएं इंडिया में निकल कर आ रही हैं। तो ये ना सिर्फ एक जगह पर इंडस वैली सिविलाइजेशन में, बल्कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है, लोथल जो है, इसी तरह से मोहनजोदारो है, हड़प्पा है, सभी में 1920 के समय में ये सारा का सारा निकल कर आने लगा। तो जब निकल कर आने लगा तो पूरी तरह से ये थ्योरी पिट गई, पूरी तरह से ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी फ्लॉप हो गई। अब फ्लॉप हो जाने के बाद अंग्रेज़ों को चुप तो बैठना नहीं था, क्योंकि इसी के बेसिस पर पूरा आर्यन द्रविड़ थ्योरी रच दी थी। इंडिया को डिवाइड करने की कोशिशें चालू हो गई थी, सेंसस करवा लिया था, दुनिया को उल्लू बना दिया था कि सबसे पुरानी सभ्यता इंडिया नहीं है, आर्यंस यहाँ से गए हैं। तो इन लोगों ने झूठ गढ़ना शुरू किया। 1920 के बाद से इसको बोलना शुरू कर दिया इन्हीं के कुछ इतिहासकारों ने और इन लोगों ने कि ये जो है ये आर्यन इन्वेजन नहीं हुआ है, आर्यन माइग्रेशन हुआ है। तो दोस्तों आर्यन माइग्रेशन हुआ है का मतलब है कि आर्य वहाँ से आए थे, हमला नहीं किया था उनने। तो इस तरह से 1920 के अंदर एक बकवास करनी उन लोगों ने शुरू कर दी कि आर्यन आए थे और आर्यन आकर यहाँ बस गए, लेडीज़ वगैरह से शादी कर दी, बच्चे पैदा हुए तो वो लोग यहाँ आकर बसे, लेकिन उन्हीं ने ये सभ्यता बनाई है। तो मेन मोटिव ये था कि अंग्रेज़ों के वंशजों ने ही ये सभ्यता बनाई है, भारतीयों ने नहीं बनाई है। भारत के मूल निवासी तो मूर्ख थे, वो गुलाम बन गए, पिटे और पीछे खिसक गए। तो इस तरह की एक थ्योरी देने का वो प्रयास कर रहे थे, लेकिन इस थ्योरी को भी कई सारे लोगों ने चैलेंज किया दोस्तों। उसके बाद 1920 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, इन लोगों ने आर्यन इन्वेजन से थ्योरी आर्यन माइग्रेशन कर दी। इसके बाद मैंने बीच में एक नाम लिया था दोस्तों, जो नाम था मॉर्टिमर व्हीलर। ये मॉर्टिमर व्हीलर नाम का जो व्यक्ति था दोस्तों, ये बहुत ही चालाक और बहुत ही कुटिल था, ब्रिटिश सेना में काम कर चुका था। उसके बाद इसको आर्कियोलॉजी में जानबूझकर डाला गया 1920 के समय में, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद। फिर थोड़े दिन इसने काम किया म्यूज़ियम में, आर्कियोलॉजी में, फिर वापस से सेना में आ गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय और सेना में काम किया। सेना में काम करने के बाद दोस्तों अचानक से इसको वहाँ से उठाकर, आप लोग देखते हैं, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ कि वहाँ से जब इसको उठाया तो वहाँ से उठकर आने के बाद अचानक से इस आदमी को इंडिया के अंदर एक पोस्ट दे दी गई। कौन सी पोस्ट दे दी गई मैं आपको बताता हूँ, डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI। जी हाँ, ASI के बारे में आपको बताता हूँ। अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1861 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की थी, जिसमें वो आर्कियोलॉजी करना शुरू हुए थे। उसमें कुछ अंग्रेज़ बहुत ज़्यादा बायस्ड थे, कुछ अंग्रेज़ ठीक भी थे, जो प्रॉपर साइंस के नज़रिए से उस चीज़ को कर रहे थे। लेकिन 1944 में आज़ादी के पहले सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में जब ये लड़ा वहाँ से आ रहा था, उसी समय में इसको डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI बना दिया गया। जी हाँ दोस्तों, ये नाम पढ़ लीजिए, मॉर्टिमर व्हीलर। दोस्तों मॉर्टिमर व्हीलर को
1944 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड बना दिया गया। अब जब ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का डायरेक्टर जनरल बन जाता है, उसके बाद ये आदमी, जैसा कि मैंने आपको बताया था 1800 के अंदर में, 1850 के अंदर में, और उसके बाद में आर्यन की जो थ्योरी रची थी मैक्स मूलर ने, उसके बाद 1920 तक चलती रही। 1920 तक वो कुछ प्रूफ नहीं ढूंढ पा रहे थे। 1920 में प्रूफ उल्टे मिल गए कि इंडिया में इससे पुरानी सभ्यताएं हैं, तो उन लोगों ने आर्यन इन्वेजन को नकार दिया था और उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया था कि आर्यन माइग्रेशन हुआ है। अब ये भाई साहब जो थे हमारे मॉर्टिमर व्हीलर, तो एम व्हीलर अचानक से आते हैं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में 1944 में, और आते से ही पुराने सभी एम्प्लॉयज़ को नौकरी से निकाल देते हैं। ये एक नंबर के अय्याश भी थे। भारत के बारे में भी इनकी राय बहुत ही घटिया थी। दोस्तों, भारत के बारे में इस आदमी ने क्या कहा है ये मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूँ। इस आदमी ने भारत के बारे में लिखा है कि ही इनिशियली फाउंड मच टू डिसलाइक इन इंडिया and in his letters to friends in Britain expressed derogatory and racist sentiments towards Indians. He stated that they feed wrongly and think wrongly and live wrongly. I already find myself regarding them as ill-made clockwork toys rather than as human beings, and I find myself bullying them most brutally. तो इस तरह से उस व्यक्ति ने भारतीयों के बारे में यह सोच रखता था, और भारतीयों के बारे में ना सिर्फ ये सोच रखता था बल्कि उनसे भयानक नफरत करता था और उनकी बेइज्जती करता था कि ये तो मूर्ख हैं और ये किसी काबिल नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड बनाया। आते से ही उसने पुराने सभी लोगों को नौकरी से निकाल दिया। नौकरी से निकालने के अलावा कई सारे भारतीयों को भी वो मारा पीटा करता था। इस व्यक्ति ने दोस्तों अचानक से आर्यन इन्वेजन थ्योरी को वापस जिंदा कर दिया। किस बेसिस पे करा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा। हड़प्पा मोहनजोदारो के अंदर कुछ ऐसी कॉप्स मिले थे, मतलब लाशें मिली थी जो गड़ाई गई थी, मतलब वो जलाई हुई नहीं थी, तो उनकी लाशों के सबूत मिलने लगे थे। तो इसने कहना शुरू किया कि जो आर्यंस आए थे उनने इन लोगों को मारा था और इनकी लाशें मिल गई हैं, तो इसका मतलब आर्यन इन्वेजन हुआ था। तो ये बहुत ही एक मूर्खतापूर्ण तथ्य था जिसमें कोई बेस नहीं था। इसी आदमी ने ये बात भी बोलना शुरू कर दी कि जो आर्यन सिविलाइजेशन थी वो इंद्र के कारण समाप्त हो गई और इंद्र के कारण बाकी सिविलाइजेशन का क्लैश हुआ। तो इस तरह की बहुत सारी बातें इस आदमी ने करी थी। यदि आप इनको जानना चाहते हैं तो ग्रेगोरी एल पोसेही ने 2002 के अंदर द इंडस सिविलाइजेशन अ कंटेम्प्रेरी पर्सपेक्टिव के अंदर ये सारी बातें लिखी हैं। तो इस व्यक्ति ने इस तरह से वापस से आर्यन इन्वेजन थ्योरी को जिंदा कर दिया आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेड बनकर 1944 में। उसके बाद कई दिनों तक ये बेवकूफ़ी भरी थ्योरी चलाता रहा, बट वर्ल्ड वाइड स्कॉलर्स ने इसकी थ्योरी को नकार दिया। पूरी दुनिया के स्कॉलर्स की कम्युनिटी एक साथ इकट्ठी हुई और इकट्ठी होने के बाद उन्होंने नोटिस किया कि इसका कोई एविडेंस नहीं है, तो इस तरह से उसकी थ्योरी नकार दी गई। इसके अलावा व्हीलर ने भी फिर बाद में जब उसे समझ में आया बहुत दिनों के बाद, तो वो खुद ये लिखता है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। दिस इज ए पॉसिबिलिटी बट कांट बी प्रूवन एंड इट मे नॉट बी करेक्ट। तो ये अपनी ही थ्योरी के बारे में व्हीलर 1976 के अंदर लिख रहा है कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन हो सकता है ये सच ना हो, गलत भी हो सकता है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। तो ये सारी बातें वो खुद करने लगा। लेकिन 76 तक बहुत सारे लोग जो भारत की यूनिवर्सिटीज़ में थे, कम्युनिस्ट लोग थे, वो सारे लोग उसकी थ्योरी को बाय कर चुके थे और आर्यन इन्वेजन उन सभी ने चिल्लाना शुरू कर दिया था। बाद में लेकिन बहुत सारे लोगों ने जब उसको डिनाइड किया, तो डिनाई करने के बाद बहुत सारे लोग उसको आर्यन माइग्रेशन कहने लगे। अब मैं बताता हूँ एक और जो फॉरेन के ही राइटर हैं वो इसके बारे में क्या लिखते हैं, जिनका नाम है विट्जेल। विट्जेल बोलते हैं द थ्योरी ऑफ एन इमिग्रेशन ऑफ आर्यंस या आर्यन इन्वेजन इज सिंपली सीन एज ए मीन्स ऑफ ब्रिटिश पॉलिसी टू जस्टिफाई देयर ओन इंट्रूजन इनटू इंडिया एंड देयर सब्सिक्वेंट कॉलोनियल रूल। इन बोथ केसेस अ वाइट रेस वॉज सीन एज सबड्यूइंग द लोकल डार्कर कलर्ड पॉपुलेशन। इसका अर्थ है कि ये जो थ्योरी है, इस थ्योरी में ब्रिटिश जो हैं वो बार बार ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पर राज किया है और हम यहाँ की लोकल पॉपुलेशन से सुपीरियर हैं, चाहे वो आर्यन इन्वेजन हो या आर्यन माइग्रेशन हो। तो दोनों ही थ्योरी में ये लग रहा है कि ब्रिटिश बहुत ईगर हैं ये जानबूझकर प्रूफ करने के लिए। इसके बाद विट्जेल अपने दूसरे उसी में लिखता है जो कि मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहूँगा। वो कहता है इट हैज़ बीन सप्लांटेड by much more sophisticated models over the past few decades.
वो ये भी लिखता है कि फिलोलॉजिस्ट फर्स्ट एंड आर्कियोलॉजिस्ट somewhat later noticed certain inconsistencies in the older theory and tried to find new explanation, a new version of the immigration theories. तो ये विट्जेल लिख रहा है 2005 में पेज नंबर 348 पर। तो ये उसका रेफरेंस है दोस्तों कि वो अब फॉरेन के राइटर्स भी ये लिखने लगे थे और आज भी लिखने लगे हैं कि ये सारी की सारी थ्योरी फेक थी और ब्रिटिशर्स ने अपनी सुपीरियरिटी सिद्ध करने के लिए ये किया। और ना सिर्फ किया, ब्रिटिशर्स ने बाद में भी दोस्तों आज भी उसको माइग्रेशन के तौर पर सिद्ध करने के लिए लगे हुए हैं। तो इस तरह से ये सारा का सारा खेल रचा गया और रचने के बाद तक भी वो खेल चलता रहा। और इसमें प्रूफ्स क्या दिए जाते रहे, कभी ANI ASI का प्रूफ दे दिया जाता है, एंसेस्ट्रल नॉर्थ इंडियन, एंसेस्ट्रल साउथ इंडियन, इस तरह का उनने एक सर्वे किया और कुछ DNA लिए ईरान वगैरह के, सीरिया के और एशिया के, उन DNAs को आकर नॉर्थ इंडियंस के DNA के साथ मिलाया और मिलाने के बाद बोले कि नॉर्थ इंडियंस का DNA इनसे मैच करता है, साउथ इंडियंस का DNA अलग है। तो दोस्तों ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है, क्योंकि यदि किसी जगह का DNA किसी जगह से मैच करता है, इससे ये प्रूफ नहीं होता कि उस जगह के व्यक्ति यहाँ आए थे, यहाँ के भी वहाँ जा सकते हैं। और जैसा कि हमारा साहित्य भरा पड़ा है, महाभारत से लेकर, रामायण से लेकर, उपनिषदों से लेकर, वेदों से लेकर, पुराणों तक, जिसके अंदर क्लियर कट ये लिखा हुआ है कि नागवंशी लोग महाभारत के बाद मूव किए थे, असीरिया के अंदर असुर जो थे वो यहाँ से मूव किए थे, जो इंद्र और जब असुरों का जो युद्ध हुआ था, कश्यप ऋषि के ही दोनों पुत्र थे, उसके बाद वो लोग यहाँ से मूव किए थे। तो जो आप देखते हैं, जो नॉर्थ सीरिया के अंदर के ये लोग जो प्रूफ बता रहे हैं, तो प्रूफ क्या बताते हैं दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि एक मित्तानी किंगडम था, मित्तानी किंगडम नॉर्थ सीरिया के अंदर था। उस मित्तानी किंगडम की किताबों के अंदर रथ की बात आती है, तो रथ जो है वो ऋग्वेद का शब्द है, वो उसके अंदर है, इंद्र का जिक्र उसके अंदर है, मित्र का जिक्र है, सोम का जिक्र है। ऐसे ही ईरान के अंदर पर्शियंस की किताब है अवेस्ता, अवेस्ता के अंदर असुर का जिक्र है, उसी के अंदर इंद्र का जिक्र है, मित्र का जिक्र है। तो इस तरह की चीज़ों का जिक्र जो आ रहा है, उसके आधार पर ये बोलते हैं कि ये जो है ये यहाँ पर पहले विकसित हुए, बाद में भारत आए। तो ऋग्वेद वगैरह तो सीरिया और ईरान में बना होगा, जबकि भारत की किताबों में साफ साफ ये लिखा है कि सुर और असुर दो प्रजातियाँ थी। जो कश्यप ऋषि के जो बच्चे थे वो सुर और असुर दिति अदिति को हुए थे, उसके बाद उनके बीच में जो वॉर हुआ था, उसके बाद वो दोनों के कंटिन्यूअस वॉर के बाद एंड में ये डिसाइड हुआ था कि वो लोग अलग अलग रहेंगे। तो वो कुछ दूर चले गए थे असुर प्रजाति और ये इधर आ गए थे। तो जो सीरिया का नाम है वो पहले असीरिया था और ईरान जो है वो पर्शिया था। अवेस्ता के अंदर अहोर असुर क्लियर कट मेंशन आता है कि अवेस्ता में वो लोग असुरों की पूजा करते हैं, लेकिन इंडिया की थ्योरी को वो नहीं मानते, जो कि रिटन एविडेंस है। वो बोलते हैं कि नहीं, हमारी थ्योरी है आर्यन इन्वेजन, ये आर्य थे, ये असीरिया में पैदा हुए, ईरान में पैदा हुए और इंडिया आए। तो इस तरह की एक मूर्खतापूर्ण थ्योरी वो लोग गढ़ने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा दोस्तों ANI ASI का भी जो सर्वे की मैं बात करता हूँ कि भारत पर कई बार हमले हुए हैं, सिकंदर के समय से, मुग़लों के समय, तुर्की के समय, अहमद शाह अब्दाली वगैरह के, तो अफ़गानों के, कई बार इस तरह के हमले हुए हैं जिसमें पॉपुलेशन एक्सचेंज हुआ है। उसके अलावा हमारा बिजनेस 1700 सालों तक, जैसा कि एंगस मेडिसन बताता है, कि दुनिया भर में चलता रहा। तो उसमें भी हो सकता है कई सारी जगहों पर शादी हुई हो, कई सारे हमारे लोग, जैसा कि आज हम देखते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स जाकर ऑस्ट्रेलिया में बस गए, अमेरिका में बस गए, कई देशों में बस गए। तो उस समय भी ऐसा हुआ होगा कि कुछ व्यापारी जाकर यहाँ से दूसरे देशों में बसे होंगे, उनके DNA से ये DNA ये लोग मैच करेंगे। तो DNA का सैंपल सेट पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपने जिन लोगों के DNA लिए हैं कि कहीं वो ऐसा तो नहीं कि वही पर्टिकुलर लोगों के DNA लेकर मैच कर कर आपने पूरी थ्योरी कर दी है। और यदि अकेले भारत की पॉपुलेशन 130 करोड़ है, दुनिया की 700-800 करोड़ के लगभग है, तो उसमें से आपका सैंपल सेट यदि कुछ हज़ार का या कुछ 100 का है तो उससे क्या प्रूफ हो जाता है। दूसरा दोस्तों, एक और बात मैं अंत में कहना चाहूँगा कि आर्य नाम की यदि कोई सभ्यता थी तो वो आर्य नाम की सभ्यता ईरान में, सीरिया में, जर्मनी में, ब्रिटेन में या उस पूरे रूट पर कहीं पर आज दिखाई क्यों नहीं देती। यदि संस्कृत भाषा इन लोगों ने डेवलप की थी, तो जैसे कि मैं हूँ, मैं भारत में रहता हूँ, मैं हिंदी बोलता हूँ, यदि मैं हिंदी जाकर किसी दूसरे देश पर कब्जा कर कर उसे सिखाता हूँ, तो ये हिंदी भाषा भारत में तो बची ही रहेगी। तो जिस देश से संस्कृत निकल कर आई, उन देशों से संस्कृत कैसे ख़त्म हो गई।
यदि ऋग्वेद की रचना और सारे वेदों की रचना वहाँ हुई थी तो उन सभी देशों के अंदर सारे वेद खत्म कैसे हो गए और भारत के अंदर जहाँ पर उन लोगों ने लूटामारी करी यहाँ पर कैसे आ गए। अगले कुछ प्रश्न और हैं इस आर्यन इन्वेजन थ्योरी पर कि आर्य शब्द का मतलब ऋग्वेद जिसको वो कोट कर रहे हैं उसके ही अंदर नोबल है, तो जब नोबल है उसका मतलब तो उसको रेस कैसे बना दिया गया। और मैक्स मूलर का वो वाइफ के नाम लिखा लेटर जिसमें वो खुद कबूल कर रहा है कि मैं ब्रिटिश और मिशनरीज़ के लिए काम कर कर ये सारी चीज़ों में चेंज कर रहा हूँ, उसको सबूत क्यों नहीं माना जाता। अगली एक और चीज़ आती है दोस्तों, सरस्वती रिवर का एक मेंशन आता है। सरस्वती रिवर का जो मेंशन है वो ऋग्वेद के अंदर आता है और उसको सप्त सिंधु 7 नदियों के आसपास माना जा रहा है। तो वो सारा का सारा मेंशन कई सारे आप प्रूफ्स के साथ देखेंगे तो वो इंडिया में ही सबसे ज़्यादा फिट बैठता है। तो सरस्वती रिवर का मेंशन यदि ऋग्वेद में आ रहा है, कई सारे देवी देवताओं का मेंशन आ रहा है, उनके सारों के मंदिर यहाँ पर हैं, उनके पुराण उपनिषद ब्राह्मण अरण्यक ये सारे के सारे यहाँ पर हैं, तो दूसरे किसी देश के कुछ पर्टिकुलर कहीं सोम का जिक्र, कहीं इंद्र का जिक्र, असुर का जिक्र है, उसको देखकर आप वहाँ पर कैसे पूरी की पूरी सभ्यता होने का दावा कर सकते हो। कई लोग ये बोलते हैं कि तिलक ने भी ये बात कही थी, तो लोकमान्य तिलक, विवेकानंद, दयानंद जी, ये लोग जिस समय में थे उस समय में इन लोगों ने भी उसको काटने की ही कोशिश की है, लेकिन उस समय में बहुत ज़्यादा आर्कियोलॉजिकल प्रूफ, डीएनए प्रूफ्स और बहुत सारी दूसरी साइड की थ्योरीज नहीं आई थी, क्योंकि अंग्रेज़ों का शासन सारी दुनिया पर था। तो अंग्रेज़ों का ही एक तरफा हिस्ट्री, अंग्रेज़ों का ही आर्कियोलॉजी, अंग्रेज़ों के ही प्रूफ्स माने जाते थे, तो इन लोगों ने उसी के आधार पर उन थ्योरीज़ को काटने की कोशिश की थी। लेकिन आज जब हम साइंटिफिक हो गए हैं, हमारे पास कंप्यूटर आ गया है, दुनिया भर की थ्योरीज हमारे पास आ गई हैं, उसके बाद हम लोग अगर उस थ्योरी को माने तो ये सबसे बड़ी मूर्खता होगी। अब सबसे बड़ी गलती जो दोस्तों हम लोगों से हुई है वो ये हुई है कि अंग्रेज़ों के इतने बड़े षड्यंत्र को, जिसमें वो हमारे ही लोगों को आपस में लड़ाना चाहते थे, हमारे ही लोगों को कमतर बताना चाहते थे, अपने आप को सुपीरियर साबित करने के लिए ये सारी थ्योरी वो गढ़ रहे थे, इस झूठ को हमारे लोगों ने इतिहास में पढ़ाया। जवाहरलाल नेहरू जी ने भी अनफॉर्चुनेटली अंग्रेज़ों का इतिहास ऑक्सफोर्ड में पढ़ा और उसके बाद डिस्कवरी ऑफ इंडिया और ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर आर्यन इन्वेजन की बात कह दी, और फिर DD1 ने भारत एक खोज करके उनकी डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक को चलाया, जिसमें आर्यन इन्वेजन कंटिन्यूसली चलता रहा। और मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो मॉर्टिमर व्हीलर था, ये मॉर्टिमर व्हीलर नाम का व्यक्ति आज़ादी के बाद तक भी जिंदा था, और आज़ादी के बाद इसके कुछ रेफरेंसेस मिलते हैं कि ये भारत आया है, और भारत में आने के बाद इसने मेक श्योर किया है कि इसके जो फॉलोवर्स हैं, इसके जो साथी हैं, जो इसके साथ पहले आर्कियोलॉजी में काम करते थे, उनको ये सपोर्ट करे। इसके बारे में एक तथ्य और बताना चाहूँगा कि 44 में ये आदमी यहीं पर था, फिर जब देश का बंटवारा हुआ तब भी ये आदमी यहीं पर था, जब हिंदू मुस्लिम दंगे हुए, कत्लेआम हुआ, तब भी ये आदमी यहीं पर था। उसके बाद ये आदमी पाकिस्तान चला गया, जब 2 देश हो गए। पाकिस्तान के अंदर इसने आर्कियोलॉजी का बहुत दिनों तक काम किया। पाकिस्तान में रहने के बाद वापस ब्रिटेन चला गया, फिर वहाँ से भारत भी आता था बीच बीच में, और भारत आने के बाद मेक श्योर करता था कि इसके जो चेले चपाटे थे उन लोगों को प्रॉपर फंडिंग आ रही है कि नहीं। ये बुक्स में लिखा गया है, प्रूफ्स के साथ लिखा, मैं आपको बोल रहा हूँ, ये कहीं पर भी कुछ कहीं सुनाई बात नहीं है, ये बुक के अंदर लिखा हुआ एविडेंस है कि वो भारत आया है और भारत में उसने अपने लोगों को ऑक्सफोर्ड और ब्रिटेन से फंडिंग दिलवाई है। तो कितना बड़ा एक षड्यंत्र इस तरह से आज़ादी के बाद भी हमारे ऊपर चलता रहा। ब्रिटिश ने मेक श्योर किया कि हमारी पुस्तकों के अंदर, हमारी बुक्स के अंदर, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आर्यन इन्वेजन जैसा झूठ पढ़ाया जाता रहे, और आज उस झूठ के कारण दोस्तों ये सारे के सारे आंदोलन जो आप देख रहे हैं कि दलित लोग अपर कास्ट से चिढ़ रहे हैं, द्रविड़ लोग आर्यंस से चिढ़ रहे हैं, नॉर्थ इंडियन साउथ इंडियंस के बीच में लड़ाई हो रही है, आदिवासी अपने आप को सोच रहे हैं कि वो एक मूल निवासी थे और बाकी सारे लोग जो थे वो आर्यंस थे जिनने उन्हें लूटा। तो ये सारा देश में जो टूटने का काम चल रहा है, जनरल और ओबीसी और SC STs के बीच में, साउथ इंडियन नॉर्थ इंडियन के बीच में, इसकी जड़ वो आर्यन द्रविड़ थ्योरी है, और वो सारी थ्योरीज हैं जो अंग्रेज़ों ने ज़बरदस्ती हमें लड़ाने के लिए डाली हैं। तो आज भी अनफॉर्चुनेटली एजुकेशन सिस्टम से ये सारी की सारी थ्योरीज हटाई नहीं जा रही है। अगर आज ये थ्योरीज हट जाती हैं और भारतीयों को ये पता चलता है कि कोई भी ऐसा नहीं था जो भारत में पिछड़ा या दबा कुचला था, कोई भी भारत में ऐसा नहीं था जिसके पूर्वजों ने ज़बरदस्ती उनको गुलाम बनाया गया हो, या उसके पूर्वजों ने ऋग्वेद वगैरह की रचना नहीं की, तो भारतीयों का एक गौरव जागेगा। जी हाँ दोस्तों, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को कंटिन्यूसली ये बोला जा रहा है कि आप लोग जो थे आपने कुछ भी नहीं किया है,
आपके ऊपर तो सदियों से कुछ लोग आपको गुलाम बना के रखे हुए थे। आपने ना संस्कृत पढ़ी है, ना आपको कभी कुछ पढ़ने दिया है, ना आप कभी कुछ लिख पाए हो, ना आपने कोई सभ्यता विकसित की है, आप बस गुलाम रहे हो सदियों से। तो इस तरह का एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स उसका कुछ कम्युनिटियों के अंदर डाला जा रहा है, आदिवासियों के अंदर, दलितों के अंदर, SC STs के अंदर, द्रविड़ साउथ इंडियंस के अंदर, और उनको ये बताया जा रहा है कि जो कुछ किया वो आर्यंस ने किया, तो इनका ये रिलीजन छोड़ दो। तो ये जो हिंदू धर्म है, ये सनातन कल्चर है, ये सारा का सारा जो है वो यूरोपियंस ने आकर, उनके वंशजों ने आकर बनाया है। तो इसमें यदि तुम रहोगे तो उनके ही गुलाम रहोगे, तो उससे निकलने के लिए आप इन लोगों इस धर्म को छोड़ दो। तो इस तरह से इन सब लोगों को वापस से कन्वर्ट भी किया जा रहा है, एक धर्म छोड़ाकर दूसरे धर्म में। दूसरा क्या किया जा रहा है दोस्तों, कि इन लोगों को उन लोगों के खिलाफ भड़काकर उन लोगों पर भी अटैक करवाए जा रहे हैं। तो कंटिन्यूसली जब उन लोगों पर अटैक हो रहे हैं तो वो भी पलटकर अटैक इन लोगों पर कर रहे हैं, तो जिससे समाज में वैमनस्य का भाव बढ़ रहा है और आपसी फूट और लड़ाई कंटिन्यूसली इंडिया में बढ़ती जा रही है। तो इस तरह से दोस्तों लोग सॉफ्ट पावर का यूज़ करते हुए या अपनी इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए, पॉलिसीज़ का यूज़ करते हुए आज भी दुनिया को लड़ा रहे हैं। और ब्रिटिशर्स ने सिर्फ ये ऐसा इंडिया में ही नहीं किया, कभी दूसरे किसी वीडियो में बताऊंगा कि साउथ अफ्रीका के अंदर भी हुतू तुत्सी के बारे में आपने सुना होगा, कई सारी जंगों के बारे में मैं आपको कभी बताऊंगा कि उनके साथ भी ऐसा ही किया है। दुनिया भर में जहाँ जहाँ ब्रिटिश गए हैं उन्होंने इसी तरह से फॉल्ट लाइंस ढूंढी हैं और उन फॉल्ट लाइंस में आपस में लोगों को लड़ाया है। तो इस समय हमको एकजुट होने की ज़रूरत है। इस समय ज़रूरत है कि आप ये आर्यन द्रविड़ के झूठ को समझें और इसे बार बार तोड़ें, इस मिथक को, और लोगों को इसके बारे में बताएं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हमारा ये प्रयास था कि भारतीय समाज को तोड़ने का जो ब्रिटिश प्रयास इतने सालों से चला आ रहा है वो अब भंग हो। और भारत सरकार से हमारी अपील है कि आर्यन द्रविड़ जैसी झूठी थ्योरी, आर्यन इन्वेजन जैसी झूठी थ्योरी, आर्यन माइग्रेशन जैसी झूठी थ्योरी को तुरंत के तुरंत सिलेबस से निकाल कर बाहर करें। अभी राखी गढ़ी में भी कुछ नए सबूत आए हैं जिसमें आर्यन माइग्रेशन को झूठा बताया गया है। इस थ्योरी को दोस्तों तुरंत के तुरंत एजुकेशन सिस्टम से बाहर किया जाना चाहिए, ताकि हमारे लोग आपस में लड़े ना, उनके बीच में कोई झगड़ा ना हो और वो लोग एक नए और डेवलप्ड भारत को बनाने का प्रयास कर सकें। दोस्तों यदि ये आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के और वीडियो हम आपके लिए बनाते रहें। धन्यवाद।